हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। जल्दी जल्दी ज्वाइन करो। मुझे 5 मार्च को भी ऑनलाइन होना था, कल मैं किसी रीजन की वजह से लाइव नहीं हो पाया। आज हम बात करेंगे। जल्दी से सब लोग लाइव पे हो जाओ, फटाफट, फास्ट फास्ट फास्ट। आई एम वेटिंग। क्या जल्दी से लाइव हो जाओ, फिर अपन स्टार्ट करेंगे। यस, ये प्रोफेशनल के बारे में। और आज मैं जो क्लास लूंगा, जो आज हम बात करेंगे, दैट विल बी अबाउट पेपर नंबर 2, एडवांस्ड टैक्स लॉज। यार स्टूडेंट, जल्दी से ये लाइव हो जाओ, फटाफट, फास्ट 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 एवरीवन। या गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। यस, वी स्टार्ट इट। हम बात करेंगे सीएस प्रोफेशनल। कितने ग्रुप्स? मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन भी करा लिया होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अभी फाइनल के लिए रजिस्ट्रेशन कराया भी नहीं होगा। द रीजन लास्ट डेट इज 31 मई। लेकिन जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया होगा उनको पता है सर, देयर आर 3 ग्रुप्स आर देयर। कितने ग्रुप्स? देयर आर 3 ग्रुप्स। फर्स्ट ग्रुप में 3 पेपर्स, ग्रुप नंबर 2 में भी 3 पेपर्स एंड ग्रुप नंबर 3 में भी 3 पेपर्स। ग्रुप 1 में जो 3 पेपर्स are named is governance, number 2 is advanced tax laws and third one is drafting. In group number 2 again there are 3 papers are there. One is due diligence, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग जो मैं ही डील करने वाला हूं, एंड अनदर वन इज आरसीडी, रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट। एंड ग्रुप नंबर 3 अगेन देयर आर 3 पेपर्स। पेपर नंबर 7 कॉर्पोरेट फंडिंग, पेपर नंबर 8 that is the MDCS multidisciplinary case studies, and the paper number 9 that is the elective। इनमें जो 2 पेपर्स है हमारे, दैट इज पेपर नंबर 8 एंड पेपर नंबर 9। तो मैं इससे कोई बताएगा पेपर नंबर 8 एंड पेपर नंबर 9 क्या? ये पेपर नंबर 8 और पेपर नंबर 9 इज द ओपन बुक एग्जाम्स। ये दोनों ओपन बुक है। मैं अपने सब्जेक्ट में स्टार्ट करूं, एडवांस्ड टैक्स लॉज पेपर नंबर 2। उससे पहले कुछ जनरल बातें हम करेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे अपने टॉपिक, अपने सब्जेक्ट। सर, ये ओपन बुक एग्जाम क्या है? जब मैं ओपन बुक एग्जाम के रिगार्डिंग वीडियो बनाऊंगा तब तो मैं तुम लोगों को बहुत डिटेल में बताऊंगा कि ओपन बुक एग्जाम एक क्या। लेकिन थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ, आप फाइनल में आ गए हो, आपके दिमाग में बहुत सारी क्वेरीज भी आ रही होगी। तो पेपर नंबर 8 जो ओपन बुक एग्जाम में, ये तो कंपलसरी। क्या ये? कंपलसरी। ये तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कि एमबीसीएस हर बच्चे को देना पड़ेगा। लेकिन जो पेपर नंबर 9 जो इलेक्टिव है, ये भी ओपन बुक एग्जाम है, लेकिन में बहुत सारे ऑप्शंस। क्या बेटा? बहुत सारे ऑप्शंस है। तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज है सर, विच ऑप्शन इज बेटर। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि कौन सा वाला ऑप्शन आपको ऑप्ट करना चाहिए, उससे पहले ये बता दूं कि ओपन बुक एग्जाम में करना क्या होता है। और ये आईसीएसआई ने ये ओपन बुक एग्जाम का पेपर रखा ही क्यों है? क्या है ओपन बुक? ओपन बुक मींस एग्जाम सेंटर में भी आप बुक खोल सकते हो, बुक ओपन रहेगी, मींस यू कैन कैरी द बुक। फिर स्टूडेंट्स का डाउट नंबर 2 ये आता है, सर मैं बुक कैरी कर सकता हूं क्या? आईसीएसआई का जो मॉड्यूल है, क्या वो ही कैरी कर सकता हूं? नो, आप आईसीएसआई का मॉड्यूल भी कैरी कर सकते हो, एनी अदर रेफरेंस बुक, इंस्टीट्यूट के जो भी क्लास के नोट्स हैं, जो भी आपने खुद ने बनाए हैं, आप कोई भी स्टडी मटेरियल, एनी स्टडी मटेरियल, एनी नोट्स, एनी मटेरियल यू कैन कैरी। क्या? आप कोई भी स्टडी मटेरियल लेके जा सकते हो इन द ओपन बुक एग्जाम्स, राइट?
अब पॉइंट ये आता है सर, ये आईसीएसआई को ओपन बुक एग्जाम का आइडिया आया ये क्यों? ये ओपन बुक एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। आईसीएसआई ने पहले ओल्ड सिलेबस में ओनली एक ही पेपर रखा था, लेकिन जो न्यू सिलेबस आया 2017 उसमें आईसीएसआई ने ओपन बुक 2 कर दिए। वन इज कंपलसरी फॉर एवरीवन एंड अनदर इज ऑप्शन। जो ऑप्शन आपको चूज करना है वो ऑप्शन आप ऑप्ट कर सकते। द पॉइंट इज व्हाई, क्यों, क्या जरूरत है आईसीएसआई को? आईसीएसआई बोलता है आपको एग्जीक्यूटिव के अंदर इतने सारे कानून, इतने सारे लॉज हमने पढ़ा दिए, इतने सारे हमने सब्जेक्ट आपने पढ़ लिए, रट्टा मारने की आदत है आपको, सब चेक कर लिया कि आप कितना प्रोविजन रिटेन कर पाते हो, कितना लॉजिपी आप सोच पाते हो, ये सब हमने देख लिया। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जब कंपनी सेक्रेटरी बनोगे तो टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा और कंपाइलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपको बीओडी का रिपोर्ट बनाना है, ये आपको एनी अदर रिपोर्ट से बनानी है, तो रिपोर्ट के केस में आपको मैटर नया नहीं बनाना होता है, मैटर वही होता है, मैटर को आपको रीड करना होता है। क्या करना होता है? उस मैटर को रीड करना होता है। यदि वो 50 to 100, 150 200 पेजेस है, भैया डायरेक्टर का फोन आ गया यार 3 घंटे के अंदर रिपोर्ट बना दो, भैया 150 पेजेस पढ़ने में यदि आपने 10 घंटे लगा दिए तो आप 3 घंटे में रिपोर्ट कैसे बना पाएंगे? इसलिए ये 2 ओपन बुक एग्जाम स्टूडेंट की रीडिंग कैपेबिलिटी, टाइम, इन पर ज्यादा फोकस करता है। वन इज रीडिंग स्पीड, अनदर इज टाइम मैनेजमेंट। 3 आवर्स में आपको पेपर सॉल्व। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में इस वीडियो के अंदर आपको नहीं बताऊंगा, इसके लिए हम सेपरेट वीडियो कवर करेंगे कि आपको कौन सा वाला ऑप्शन लेना चाहिए। फिलहाल हम ये बात करेंगे कि थोड़ा सा एक आइडिया बहुत जरूरी है कि आपके लिए बेटर क्या होगा कि इलेक्टिव के अंदर कौन सा ऑप्शन। बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं सर, क्या क्या? बैंकिंग हुआ, इंश्योरेंस भी हुआ, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी होता है, लेबर लॉज भी होता है। जो स्टूडेंट को लगता है सर आजकल मार्केट में ना बैंकिंग का बहुत ज्यादा चल रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, क्या बैंकिंग का बहुत ज्यादा चल रहा है तो मैं एक काम करता हूँ कि बैंकिंग वाला सब्जेक्ट ले लेता हूँ। भैया ये सब्जेक्ट, ये जो पेपर नंबर 9 है ना, ये नॉलेज याद करने के लिए डिसाइड नहीं किया। ऐसा ही बोलता है तेरे को आता है ना तो उसमें आ, जो सब्जेक्ट का तेरे को नॉलेज ऑलरेडी है उसमें आ, नए सब्जेक्ट के नॉलेज के लिए नहीं बोलता। यदि नए सब्जेक्ट की नॉलेज के लिए बोलना था तो फिर ओपन बुक रखा ही क्यों? पॉइंट टू बी नोटेड। यदि आईसीआईसीआई का टारगेट ये होता है कि आपको बैंकिंग की नॉलेज देनी है, आपको इंश्योरेंस की नॉलेज देनी है, तो फिर ये इलेक्टिव भी नहीं होना चाहिए था और ओपन बुक भी नहीं रखना चाहिए था। फिर बोलता है याद करो, जैसे आप टेक्स्ट याद करते हो, आप ड्राफ्टिंग भी समझते हो, वैसे ये भी करो। आईसीआईसीआई बोलता है नो, आप बुक लेके जाओ, किताबें लेके जाओ, मटेरियल लेके जाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ये चेक करेंगे कि आपकी रीडिंग स्पीड, क्योंकि द रीजन बिहाइंड दैट, आपका पहला क्वेश्चन आएगा केस स्टडी का तो वो होगा 4 to 5 पेजेस और आपके पूरा कंपाइलर होगा, आपके पूरा स्टडी मटेरियल होगा, आपको उसे रीड करके पहले रीड करना है कि आंसर कहाँ अवेलेबल है एंड देन यू हैव टू राइट दैट नीडेड टाइम। दिस इज द टाइम मैनेजमेंट। और आईसीएसआई यस 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 सुन लो बात, आईसीएसआई आपकी टाइम भी स्पीड, टाइम मैनेजमेंट को इंप्रूव करना चाहता है। दिस इज अ टाइम रिक्वायरमेंट, दिस इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम आल्सो। और यही रीजन है, तुम्हें पता भी होगा सी इंस्टीट्यूट में भी कुछ टाइम पहले ओपन बुक एग्जाम का पेपर ऐड कर दिया है, क्योंकि कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम्स हो अल्टीमेटली ये रीडिंग स्पीड और टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सर आंसर क्या है कि कौन सा ऑप्शन बेटर है? तो इसका मतलब ऐसे का टारगेट ये नहीं है कि आप नई नॉलेज गेन करो, नया सब्जेक्ट वो आपस से पढ़ो, जो आता है लर्निंग आता, मैं देखूंगा कि तुझे कितना कंपाइल करना आता है, कितना जल्दी तू लिख पाता है, कितना बेटर तरीके से प्रेजेंट कर पाते हो जो नॉलेज आपके पास ऑलरेडी है। तो ऐसे में जो पेपर नंबर 5 है सीआर, तो सीआर का जो पार्ट बी है ना बेटा, सीआर में क्या बेटा? पार्ट बी। तो सीआर का जो पार्ट बी है दैट इज द इंसॉल्वेंसी। तो जब सीआर में पार्ट बी के अंदर इंश्योरेंस जब इतना डिटेल्ड में पढ़ चुके होंगे
क्या इंसॉल्वेंसी जब आप इतना डिटेल में पढ़ चुके होंगे, सारे प्रोविजंस आप लर्न कर चुके होंगे, तो ऐसे में पेपर नंबर 9 में मेरे ओपिनियन में और कोई भी ऑप्शन लेना ही नहीं चाहिए। आपको जाना चाहिए ओनली एक ही ऑप्शन पर, इंसॉल्वेंसी। लॉजिकली मुझे लगता ही नहीं। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे से कोचिंग लो, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, मत लो यार, कहीं से भी ले लो, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन एडवाइस प्रॉपर होनी चाहिए। मुझे समझ में ही नहीं आता, यदि कोई स्टूडेंट बोलता है मैंने बैंकिंग लिया, मैंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिया, क्यों लिया भैया? अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने में मजा आता है क्या? लेना ही नहीं है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, सर हमने ऑलरेडी कोई ऑप्शन ऑप्ट कर रखा है, तो एग्जाम फॉर्म फिल करने से पहले, मतलब एग्जाम फॉर्म जब आप फिल करते हो उसके साथ आप अपने ऑप्शन को चेंज कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब यदि किसी स्टूडेंट ने अब तक यदि कोई भी ऑप्शन इलेक्टिव ऑप्ट कर लिया है, लाइक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मे बी लेबर लॉ, मे बी बैंकिंग या इंश्योरेंस या एनी अदर इलेक्टिव, तो वो चेंज कर सकता है। यदि फ्री में नंबर आ रहे हैं तो मेहनत करने का क्या फायदा? क्योंकि पेपर नंबर 5 में पार्ट बी में तो आपको मेहनत करना ही है ना, इंसॉल्वेंसी पढ़ना ही है ना। तो जब वहां पे इंसॉल्वेंसी पढ़ लोगे, वही का वही पूरा पार्ट बी। यदि मेरी बात पे बिलीव नहीं है तो एक बार इमीडिएटली मतलब आफ्टर माय वीडियो क्या करना, इंटर मतलब गूगल मतलब ICSI.edu, ICSI के साइट पे जाना, वहां पे आप चेक करना कि जो पार्ट बी, जो डिट्टो पार्ट बी 90% पेपर नंबर 9 है, 2 चैप्टर और ऐड किए हुए हैं पेपर नंबर 9 में इंसॉल्वेंसी में। तो इसका मतलब दोनों सब्जेक्ट बिल्कुल सेम है। तो जब फाइनल में यदि आप एक सब्जेक्ट यदि पढ़ते हो, यदि आपने पार्ट बी सीआर का पढ़ा, तो आपका पेपर नंबर 9 भी साथ में रेडी हो गया। पॉइंट टू बी नोटेड। इसलिए यदि कोई स्टूडेंट मुझे बोलता है सर पेड ग्रुप 1 और ग्रुप 3 दे रहा हूं, तो मैं ऐसे स्टूडेंट को कभी देने ही नहीं देता। मैं मना कर देता हूं पहले, बेटा यदि आप 2 ग्रुप यदि देना चाहते हो तो ग्रुप 2 और ग्रुप 3 देना, दैट इज अ बेटर कॉम्बिनेशन फॉर यू। क्योंकि ग्रुप 2 में जब आप पार्ट बी के अंदर सीआर पढ़ोगे, तो साथ ही साथ आपका पेपर नंबर 9 भी आपका रेडी हो जाएगा उतने ही एफर्ट्स में। पर थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट के रिगार्डिंग थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा। पूरा सब्जेक्ट वापस से मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर ये तो हमें क्लियर हुआ कि पेपर नंबर 9 में बेटर इलेक्टिव मेरे ओपिनियन में तो इंसॉल्वेंसी है ही। और मैं स्टूडेंट्स को सबको ऑल ओवर इंडिया एक ही एडवाइस देता हूं कि पेपर नंबर 9 में इंसॉल्वेंसी ही ऑप्ट किया। यदि कोई ओल्ड सिलेबस का बच्चा हो और वो न्यू सिलेबस में ही कन्वर्ट हो रहा हो, उसके पहले कोई 2 ग्रुप क्लियर हो गए हो, तो उसकी बात अलग है, क्योंकि उसने जरूरी थोड़ी है कि पेपर नंबर 5 से यार पढ़ाई। लेकिन तुम तो अभी दिसंबर में एग्जीक्यूटिव क्लियर हो और फाइनल में हारे, तो भैया तुम्हारा तो कोई ग्रुप क्लियर ही नहीं है, तुम्हें तीनों ग्रुप ही देने हैं। तो सीआर का पार्ट भी तुम्हें रट्टा मारना ही है, सीआर का पार्ट भी तुम्हें पढ़ना ही है। तो उसी के साथ आपका पेपर नंबर 9 इलेक्टिव भी कवर हो जाएगा। एक बार मैं स्टूडेंट से पूछ लेता हूँ, तुम लोगों ने क्या प्लान किया? तीनों ग्रुप दे रहे हो सब लोग या 2 ग्रुप दे रहे हो? एक ग्रुप जल्दी से मुझे यूट्यूब पे लिख के बता दो फटाफट, कितने ग्रुप्स का प्लान कर रहे हो? हेलो एवरीवन, एवरीवन एवरीवन, कितने ग्रुप्स दे रहे हो? यस, रानू ने बोला है 3 ग्रुप्स, मनीषा ने बोला है 3 ग्रुप्स, बाकी स्टूडेंट्स भी रिप्लाई कर रहे हैं यस, राइट राइट राइट, फास्ट फास्ट फास्ट, यस। एक क्वेश्चन का आंसर और दे देता हूं कि आपको कितने ग्रुप्स देने चाहिए। बेटा आपको तीनों ही ग्रुप देने चाहिए। कितने ग्रुप्स? ऑल 3 ग्रुप्स।
कितने ग्रुप्स? तीनों के तीनों ही ग्रुप्स आपको देने चाहिए। पायल ने बोला 3 ग्रुप्स, हिमानी का भी आया ऑल ग्रुप्स, वेरी वेरी गुड। आपको तीनों ही ग्रुप देने हैं। सर तीनों ही क्यों दे? सर हमारी हिम्मत ही नहीं है सर, तीनों ग्रुप मैनेज ही नहीं होंगे सर, 2 ग्रुप देंगे तो पास होने की चांसेस तो है। सर आपको पता है मेरा एग्जीक्यूटिव भी लुढ़क लुढ़क के हुआ सर, 3 अटेम्प्ट में हुआ, 4 अटेम्प्ट में हुआ, बेटा भूल जा। ओम स्वाहा। यदि आप फाइनल में आ गए हो तो कोई भी पुरानी बेकार गंदी यादें, बुरी यादें आपको याद रखनी ही नहीं है। आप अपने माइंड से निकाल दो कि आपका 4 अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है, 3 अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है, ऑल इंडिया रैंक आई है, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है, भूल जाओ। अब मुझे प्रोफेशनल में एक नया इतिहास रचना है। और ऐसे मेरे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्जीक्यूटिव 3 अटेम्प्ट में क्लियर हुआ, एग्जीक्यूटिव 4 अटेम्प्ट में क्लियर हुआ, लेकिन प्रोफेशनल दे आर क्लियर इन फर्स्ट अटेम्प्ट। आपको एक बार लगेगा ना सही कि मैनेज नहीं हो पाएगा, बर्डन ज्यादा होगा, एक ग्रुप देंगे तो एटलीस्ट क्लियर तो होगा। तीनों ग्रुप देने में पता चला कि कुछ भी क्लियर नहीं हुआ, कुछ भी क्लियर नहीं हुआ। वर्षा ने लिखा 2 ग्रुप्स, नो 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 नो, तीनों ही देना है मेरे ओपिनियन में, मेरा ओपिनियन है। और ऐसा एक बार नहीं हुआ, मुझे 14 इयर्स हो गए पढ़ाते हुए। जब हम स्टार्टिंग में बच्चों से बात करते, बच्चा बोलता है सर नो, नहीं है मेरी हिम्मत, मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा सर। आपको पता नहीं है सर, लास्ट में सर दिमाग खराब हो जाता है सर, तीनों ग्रुप मैनेज नहीं हो पाते सर, इतनी हिम्मत ही नहीं होती सर। आपको क्या पता है सर, आपके लिए बोलना बहुत ईजी है। हाँ सर, कुछ भी बोल दो, बोलने वाले की क्या। बेटा हमारा 14 इयर्स का एक्सपीरियंस है, हमने बच्चों को देखा है। स्टार्टिंग में आपको फियर होगा, डरो नहीं, फाइनल बहुत इजी है। यदि आप सही तरीके से स्टडी प्लान बनाओगे तो फाइनल आपको बहुत इजी लगेगा, क्योंकि आपने एग्जीक्यूटिव क्लियर कर लिया है। इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि आपका फर्स्ट में क्लियर हुआ है या थर्ड में क्लियर हुआ है या 5th अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है, लेकिन आपने एग्जीक्यूटिव की जंग जीत ली है। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया है कि ICSI कितना एफर्ट्स आपसे रिक्वायर्ड करता है। तो फाइनल से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। हम तीनों ग्रुप देने की क्यों बात करते हैं? रीजन नंबर 1, इट इज अ सेट ऑफ का बेनिफिट मिलता है। अभी हमारे 18 स्टूडेंट्स ने CS प्रोफेशनल आउट ऑफ 61, इट इज द 34%, 33% का जो रिजल्ट गया है तीनों ग्रुप का हमारे यहाँ से, उनमें से 5 to 8 स्टूडेंट्स वो थे जो सेट ऑफ की वजह से पास हुए। यदि उन्होंने भी तीनों ग्रुप नहीं दिए होते तो वो भी क्लियर नहीं कर पाते। क्या बेटा, तीनों ग्रुप देने से सेट ऑफ का बेनिफिट मिलता है। दूसरा बेनिफिट, ये जो पेपर्स है, ये जो पेपर्स है लाइक CR का पेपर, ये पेपर नंबर 8, पेपर नंबर 9, ये पेपर्स आपस में कनेक्टेड है। RCD, CR, DD, MDCS, CF, ये कनेक्टेड है। ग्रुप 1 फिर भी अनकनेक्टेड है। इससे वो तो 2 ग्रुप यदि देना है, 2 ग्रुप का आंसर मिल जाएगा बेटा। यदि किसी स्टूडेंट को 2 ग्रुप देना है, जो लास्ट ऑप्शन है, अभी तो डिसाइड किया ही मत। जब 9 to 10 मंथ्स का टाइम है तो अभी तो ये प्लान करो कि मुझे तीनों ग्रुप के लिए ही करना है। बीच में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो यदि आपको 2 ग्रुप में ही आना पड़े तो बेटर होगा कि ग्रुप 2 और ग्रुप 3 का कॉम्बिनेशन बनाओ। ग्रुप 1 थोड़ा सेपरेट है, ये बाकी पेपर से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन ग्रुप 2 और ग्रुप 3 का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। और इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि सारे ग्रुप एक साथ दो, क्योंकि पेपर्स आपस में क्या है, कनेक्टेड है। जो टॉपिक आपको CR में मिलेगा वो टॉपिक आपको RCD के अंदर मिल जाएगा, जो CR में वो MDCS में है, जो MDCS में वो आपके CR में है, इलेक्टिव के अंदर है। तो पेपर्स थोड़े से कनेक्टेड है, तो कनेक्टेड होने की वजह से आपके लिए बेटर होगा कि आप तीनों ग्रुप का प्लान कर, और सेट ऑफ का बेनिफिट भी मिलेगा। और धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाओगे तो आपका जो फियर है वो भी निकलता जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिलीव मी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिस स्टूडेंट को समझना था इसमें यदि आपको डिटेल में दी कुछ, यदि किसी स्टूडेंट का कोई डाउट हो
सर तीनों ग्रुप देने से और क्या फायदा होगा, या इस रिगार्डिंग कुछ और बोलना हो तो मुझे बता दो, वरना अपन आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि आपको एक आइडिया लग गया है कि तीनों ग्रुप देने में ज्यादा बेनिफिट है, और पुराना इतिहास भी गवाह है कि जिन्होंने तीनों ग्रुप दिया उनका ज्यादा बेटर रिजल्ट आया है, क्योंकि एटलीस्ट एक या दो ग्रुप तो आपको मिलते ही हैं। जो मैंने बताया 61 स्टूडेंट्स ने 61 में से 18 स्टूडेंट्स ने 18 स्टूडेंट्स ने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के तो दो ग्रुप और एक ग्रुप तो क्लियर है ही, मतलब सबको लड्डू मिला थोड़ा थोड़ा, किसी को मोटा लड्डू मिला लेकिन छोटा लड्डू तो मिला ही। क्योंकि मैं हमेशा एक बात हर बैच में बोलता हूं साहब, बड़ा करने के लिए बड़ा नहीं करना पड़ता, बड़ा करने के लिए पहले बड़ा सोचना पड़ता है। क्या बेटा, बड़ा करने के लिए बड़ा करना नहीं पड़ता, बड़ा करने के लिए पहले बड़ा सोचना पड़ता है। यदि आपने बड़ा सोचा ही नहीं तो बड़ा मिलेगा ही नहीं। थिंक बिग, थिंक बिग, देन यू विल अचीव बिग। आप बड़ा तभी अचीव कर पाएंगे जब बड़ा सोच पाएंगे। तो पहले बड़ा सोचो, ड्रीम बिग, बड़ा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, नाउ वी कम टू द सब्जेक्ट। एक आइडिया मैंने तुम लोगों को दे दिया है, समझ में आ गया है। तो यस 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 एवरीवन, तो नाउ वी कम टू द सब्जेक्ट सीएस प्रोफेशनल के नाम बात करें। पेपर नंबर कौन सा, पेपर नंबर, पेपर नंबर 2। इससे इजी और प्यारा और लवली सब्जेक्ट मैंने कभी देखा ही नहीं। आई लव दिस सब्जेक्ट। तुम्हें भी प्यार होने वाला है, इतना मजा आने वाला है सब्जेक्ट में, मतलब आपको कभी कभी लगेगा सर इसमें पढ़ने का ही क्या, इतना इजी है, प्रोविजंस अपने आप बनते जाएंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो हम बात करेंगे पेपर नंबर 2, दैट इज द एडवांस्ड टैक्स लॉज। आज हम सिर्फ इंट्रो की बात करने वाले हैं, तो आपको ज्यादा नॉलेज मिलने वाली नहीं है, जब हम डिटेल में जाएंगे तब ज्यादा मजा आएगा। आज तो हम सिर्फ बेसिक बेसिक आइडिया की बात करेंगे, फिर धीरे धीरे यस हम डिटेल में जाएंगे, हम पोस्टमार्टम करेंगे हर प्रोविजन का। तो मैं थोड़ा सा मैं सब्जेक्ट की गहराइयों में डूब जाऊं, तो डूबने से पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता। सर क्या नहीं, मैं अपने नाम को नहीं बताना चाहता, मुझे कितना ईयर्स का एक्सपीरियंस है ये नहीं, मैं तो तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं कि हम किस तरीके से इस सब्जेक्ट को डील करने वाले हैं। मेरी एवरीडे 1 आवर की वीडियो होगी, 1 आवर की क्लास में आपको लूंगा, एवरीडे आपको मिलेगी, दैट इज ऑलमोस्ट जो आपका 150 टू 180 आवर्स की आपकी क्लासेस होगी, जिसमें आपको पूरा कंटेंट कवर होगा। क्या होगा बेटा, 150 टू 180 आवर्स आपको मुझे देने हैं। सर बस, नो, कुछ और भी चाहिए। सर क्या, पैसा, पैसे की तो बात आई नहीं, वो तो एक अलग बात है। क्या चाहिए सर आपको और? यस, आई वांट समथिंग फ्रॉम यू। आपको मेरी क्लास के बाद सिर्फ 20 मिनट्स रोज दे। सर टैक्स के पेपर में भी ओनली 20 मिनट्स की सेल्फ स्टडी, यस, लेकिन रोज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी डे। ऐसा नहीं कि कभी कभी, ऐसा नहीं कि कभी कभी, एवरी डे आपको देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको हर दिन क्या करना पड़ेगा, एवरी डे आपको 20 मिनट्स का टाइम स्पेंड करना होगा। सिर्फ 20 मिनट, ज्यादा नहीं टाइम मांग रहा, क्योंकि मैं इतना डिटेल्ड में हर प्रोविजन को जान समझने की बात आएगी, इतना डिटेल में बताऊंगा कि आप, बच्चे तो मुझे बोलते हैं सर आप जो पढ़ाते हो ना वो 5 मिनट्स में ही रिवाइज हो जाता है, फिर भी मैं 20 मिनट्स की बात करूं, मैं ज्यादा ही बोल रहा हूं, 5 to 10 मिनट्स, दैट्स इट। मेरा ऑल इंडिया रैंक का 18 है, जो अभी दिसंबर 2020 के अंदर आया। वो बोलता है सर मैं जब घर जाता था तो मैं उसी समय रास्ते में आपके सारे प्रोविजन और आपने जो पढ़ा है उसको रिकॉल कर लेता था, सर घर जाके मुझे देखना ही नहीं पड़ता, यही चाहिए मुझे, बट रिकॉलिंग एवरी डे।
और ज्यादा टाइम नहीं चाहिए आपसे, सिर्फ 20 मिनट्स का टाइम मांग रहा हूँ, लेकिन रोज मांग रहा हूँ, रोज देना पड़ेगा, एवरी डे देना पड़ेगा, राइट। आप प्रोविजंस को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। जनरली आपको पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पहले तुम्हें बताऊंगा कि प्रोविजन क्या है, फिर उसके हम रीजंस पे जाएंगे। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको बहुत सारे डाउट आ रहे होंगे सर पढ़ेंगे कैसे। मेरा एक कंपाइलर है जो आपको मिलेगा, हार्ड कॉपी भी आपको मिलेगी कंपाइलर की, लेकिन मैं कभी भी कंपाइलर से नहीं पढ़ाता। कंपाइलर में सारे प्रोविजन आपको दिए हुए, सेक्शन वाइज दिए हुए, मैं हर प्रोविजन का जहां तक पॉसिबल है प्रॉपर चार्ट फॉर्म में यहाँ पे आपको बताऊंगा, जो आपको भी राइट डाउन करना है, कॉपी में लिखना है। यस, हर बच्चे को नोट्स बनाने हैं। सब कंपाइलर में ही लिख ले तो बेटा आपको कंपाइलर मिलेगा, लेकिन उस कंपाइलर के अंदर आपको नहीं लिखना। आई वॉन्ट ए सेपरेट कॉपी ऑफ नोट्स। सर क्या मैं पूरा मैटर लिखना होगा? यस, क्योंकि आई वॉन्ट लास्ट डे, हो सकता है किसी बच्चे को मेरी बात आज नहीं समझ में आए। व्हाट आई वांट कि लास्ट डे आपकी एक कॉपी होनी चाहिए इसमें सारा मैटर आपका, और वो भी विथ चार्ट, डायग्राम और सिंपल लैंग्वेज। सर लैंग्वेज तो बहुत इंपॉर्टेंट होती होगी, क्योंकि एग्जीक्यूटिव में तो क्या हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी टैक्स में, क्योंकि एग्जीक्यूटिव में भी हमने टैक्स पढ़ा, लेकिन सर वहां पे एमसीक्यू था, वहां पे हमारे लिए लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं थी, हमें कैसे भी करके आंसर लाना था कि विच इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पे लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी सेपरेट वीडियो जहां ऑल इंडिया रैंकर के साथ हमारा इंटरव्यू हुआ था, तब भी हमने बात की थी, डिस्कस किया था कि लैंग्वेज इतनी मैटर नहीं करती जितना कि बच्चा सोचता है। आपको कभी भी लैंग्वेज याद करने की जरूरत नहीं, और याद करने का ट्राई करोगे तो वही जो तुम्हारी प्रॉब्लम है, सर पेपर देखते ही भूल जाते हैं, सर लास्ट मोमेंट पे याद नहीं रहता, सर रिटेन नहीं रहता, बेटा क्यों याद करते हो? समझो, भावनाओं में भेजाओ, भावनाओं में भेजाओ, इन्वॉल्व हो जाओ कंसेप्ट के साथ, ये प्रोविजन क्यों बना है, और यदि रीजन समझ में आया तो आपके लिए रिटेन करना इजी रहेगा। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब ये हुआ कि यस यस यस, हर बच्चे को क्या करना है, प्रॉपर नोट्स बनाने। जो भी मैं आपको यहाँ पे चार्ट, डायग्राम, जो भी आपको प्रॉपर नोट्स बनाऊंगा, यू हैव टू राइट इन योर कॉपी, प्रॉपर कॉपी, सेपरेट कॉपीज में सारा मैटर कवर्ड होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, पहले क्लियर कर देता हूं। मेरा स्टाइल पढ़ाने से पहले सारी गाइडलाइंस पहले दे देता हूं। इनकम टैक्स में भी होता है ना कि आने वाले साल के लिए 1-2 महीने पहले गवर्नमेंट अपना बजट बता देती है, तो मैं ही बता देता हूँ कि मैं क्या हूं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि आधा मटेरियल आपका कंपाइलर में और आधा जो पढ़ना है आपको वो आपकी कॉपी में लिखा हुआ है। मैंने बहुत बच्चों को देखा, कुछ कॉपी में लिख लेते हैं और कुछ कंपाइलर में टिक कर देते हैं। ऐसा नहीं करना। वन स्टडी मटेरियल, वन स्टडी मटेरियल, आपके पास एक ही स्टडी मटेरियल होना चाहिए जिसमें सारे कंसेप्ट और प्रोविजन इजी लैंग्वेज में कवर हो, और वही आपको रेफर करना है। मटेरियल बार बार चेंज नहीं होना चाहिए। जो हमारी ऑल इंडिया रैंकर 1 थी उसने भी यही बात बोली थी, वन स्टडी मटेरियल, और मैं हर बैच में यही बात बोलता हूँ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो नाउ वी स्टार्ट। यस, पेपर नंबर 2 के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं यार। ये हमारा पेपर नंबर 2, दैट इज एडवांस टैक्स लॉज, दैट इज ऑफ कितने मार्क्स का है? 100 मार्क्स। वेरी गुड, सबको पता। कितने पार्ट है इसमें? देयर आर 2 पार्ट्स आर देयर। कितने पार्ट है बेटा? 2 पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए इज ऑफ 70 मार्क्स। सर पार्ट ए में क्या आएगा? पार्ट ए के अंदर आएगा जीएसटी एंड, और जीएसटी कितने नंबर का होगा? दैट विल बी ऑफ 60 मार्क्स, एंड अनदर वन इज कस्टम्स एंड एफटीपी। एफटीपी फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज, ये भी इन्होंने कस्टम के साथ कवर कर दिया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसका वेटेज ज्यादा नहीं है भैया, इसका वेटेज ओनली 10 मार्क्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने कस्टम में पूरा का पूरा कस्टम को कवर कर लिया, जो सीए फाइनल के अंदर कस्टम आता है, एवरी प्रोविजन। आप इसे मॉड्यूल के अंदर देखोगे तो कस्टम पूरा डाल दिया, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दैट।
और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो सीए फाइनल में आता है वो भी यहाँ पे कवर्ड। लेकिन मजेदार बात ये है कि ओनली 10 मार्क्स का, और इसमें भी 5 मार्क्स मुझे पता है कहां से आने वाला है, अभी नहीं बताऊंगा, अभी बता भी दूंगा तो आपको समझ में आएगी नहीं बात। तो कस्टम का 5 मार्क्स तो मुझे पता है कि ये सिर्फ एक क्वेश्चन करके चले जाओ, इसी में से आने वाला है, ओनली 5 पेज। तो 5 पेज में से आपका आएगा 5 मार्क्स, बाकी बहुत सारे पेजेस आपको पढ़ने पड़ेंगे रिमेनिंग 5 मार्क्स के। तो इसका मतलब ये हुआ कि कस्टम हम जल्दी नहीं पढ़ेंगे, फिर कस्टम का कंटेंट ज्यादा है लेकिन उसका वेटेज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। पहली बार आपने जीएसटी एग्जीक्यूटिव में भी पढ़ा है, मुझे पता है, लेकिन वहां पे जीएसटी आपने एमसीक्यू के फॉर्म में पढ़ा था, और जीएसटी का जो वेटेज था वो वहां पे अंदाजन आपका 40 टू 45 मार्क्स का था। लेकिन अब की बार जो जीएसटी आपका जो वेटेज है वो 60 मार्क्स का है, और यहाँ पे हमारे लिए न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे आपने एमसीक्यू फॉर्म में पढ़ा था, रूल्स पे भी कम फोकस किया था, यहाँ पे हम रूल्स पर भी पूरा फोकस करेंगे। तो जीएसटी उतना ही नहीं है जितना कि आपने एग्जीक्यूटिव में पढ़ा था, उससे ज्यादा और डिटेल्ड फॉर्म में आपको पढ़ना होगा। नाउ वी कम टू द पार्ट बी। पार्ट बी इज 30 मार्क्स, दैट इज अ डायरेक्ट टैक्स, दैट इज ऑफ इनकम टैक्स। तो कितना हो गया ये 100 मार्क्स का अपना हो गया। पार्ट ए 70 है, पार्ट बी अपना 30 मार्क्स। हमारा जो पढ़ने का जो वे होगा कि हम पहले क्या रेफर करेंगे, तो सबसे पहले अपन जीएसटी करेंगे। क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम पूरा जीएसटी कंप्लीट करेंगे क्योंकि 60 मार्क्स का वेटेज है। देन उसके बाद इनकम टैक्स 30 मार्क्स, और इन 30 में से भी 15 टू 20 मार्क्स अपने को पता है 3 से 4 चैप्टर कौन से जिनमें से आने वाला है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है बेटा। एंड बाकी रहा कस्टम्स, और कस्टम में मुझे पता है 5 मार्क्स कहां से आएगा, बाकी के लिए हमें पूरा कस्टम देखना होगा, उसको भी हम चार्ट फॉर्म में पढ़ेंगे जिससे कि आपके लिए पढ़ना डिफिकल्ट नहीं। तो मींस लास्ट में हम डिस्कस करेंगे हमारे कस्टम्स एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज वाले चैप्टर, राइट। अब थोड़ा सा हम सब्जेक्ट को स्टार्ट करें, हम जीएसटी पढ़ना स्टार्ट करें, लेकिन उससे पहले मुझे पता है सबको आइडिया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। देगा कि नहीं बच्चा? नहीं देने का, जा क्या कर लेगा? पक्का नहीं देगा, पक्का नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा। 36 सुना मैं, 36 सेशन निकल। अभी देखो 37 दिखा तो खड़े ये इधर आना, ये बच्चा ये इधर 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 गन फेंक के मारेगा, इधर इधर आ। हाँ गलती क्या? किसी को समझ में आया कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? कोई रिप्लाई करेगा बेटा? कोई बता सकता है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा? ये वीडियो किसके रिगार्डिंग है? एनीवन विल रिप्लाई? मेरे प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी रिप्लाई कर दो, विप्रा रानू जल्दी फटाफट। हमें पता है मुंबई में पहले वसूली हुआ करती थी, देना पड़ेगा जबरदस्ती, वो इलीगल था, टैक्स भी वैसा ही, पर लीगल है, इलीगल नहीं है। ये भी जबरदस्ती आपको पैसा देना पड़ेगा, बदले में कुछ नहीं मिलता, देना पड़ेगा, लाइक वसूली। टैक्स भी बिल्कुल हफ्ता वसूली की तरह है, देना पड़ता है, लेकिन हफ्ता वसूली इलीगल है। क्या है? इलीगल। लेकिन टैक्सेस भी जबरदस्ती कंपलसरी आपको अमाउंट गवर्नमेंट को देना है, अमाउंट गवर्नमेंट को देना है, कंपलसरी देना है, लेकिन एज पर लॉ। समझ में आ रही बात? बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो मींस वी कैन से टैक्स इज एक्सटॉर्शन ऑफ मनी अंडर द लॉ या एज पर लॉ। ये हमें वैसे भी पता था, थोड़ा सा मैंने क्या बोला, एक बार धीरे धीरे हम सब्जेक्ट पे जाएंगे, लेकिन यस जिनको ऑलरेडी आता है बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरा स्टाइल है मैं हमेशा डाउन लेवल से स्टार्ट करता हूं, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं रुकता पूरा, और यहाँ से डायरेक्टली मैं स्टार्ट नहीं कर सकता क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि एग्जीक्यूटिव में किसका क्या बैकग्राउंड था,
हो सकता है कोई स्टूडेंट यहाँ पे हो, कोई यहाँ पे हो, कोई यहाँ पे हो, कोई यहाँ पे हो। तो हम पूरे लो डाउन लेवल से बात करेंगे, जिससे कि मैंने पहले ही बोला आई लव टैक्स। मजा आने वाला है। यस, कौन है भैया, क्या दिख रहा है आपको? ये जल्दी बोलो, कौन है जी ये? सर ये सप्लायर है जी। और ये कौन है जी? कौन है जी? ये रेसिपिएंट। सप्लायर रेसिपिएंट को क्या कर रहा है जी? ध्यान से देखना जी। क्या है ये? सर ये मोबाइल है। क्या है ये? मोबाइल। तो सप्लायर, सप्लायर ने मोबाइल दिया, किसको दिया रे? सप्लायर ने मोबाइल रेसिपिएंट को दिया। तो रेसिपिएंट बदले में क्या देगा? झाटा। जल्दी जल्दी फटाफट। मैंने पहले बोला आई लव टैक्स, मुझे पढ़ने बहुत मजा आता है, लव स्टडीइंग। मुझे जल्दी जल्दी रिप्लाई चाहिए फटाफट, मुझे जल्दी जल्दी रिप्लाई चाहिए बच्चे, फटाफट फटाफट फटाफट। सप्लायर ने मोबाइल रेसिपिएंट को दिया, तो रेसिपिएंट उसके बदले में क्या देगा रे? वेरी गुड, पैसा देगा ना, पेमेंट देगा ना। तो अंजू ने बिल्कुल सही लिखा सर, पेमेंट। बाकी बच्चों के रिप्लाई नहीं आ रहे बेटा, जल्दी जल्दी पढ़ा। कितना प्राइस? 12,000 रुपीज अमाउंट, 2,000 रुपीज। मैंने प्रॉपर जीएसटी कैलकुलेट नहीं किया, परसेंटेज में मत जाना। तो 12,000 रुपीज का प्राइस है, 2,000 रुपीज जीएसटी, टोटल अमाउंट 14,000 रुपीज। तो रेसिपिएंट 14,000 रुपीज दे रहा है किसे? सप्लायर। सप्लायर ने अपनी पॉकेट में रख लिया। कोई बताएगा सप्लायर को रेसिपिएंट से कितना अमाउंट मिला? कोई बताएगा सप्लायर को रेसिपिएंट से कितना अमाउंट रिसीव हुआ? कितना मिला? 14,000 रुपीज मिला ना, और उसने अपनी पॉकेट में रख लिया। कितना अमाउंट? 14,000 रुपीज। अब ये सप्लायर, इसमें टैक्स का अमाउंट भी है ना। कितना टैक्स है? कितना जीएसटी है? कितना टैक्स है? कितना? कितना है रे भैया? सर 2,000 है ना रे। तो ये सेलर, ये सप्लायर, क्या जी? ये सप्लायर गवर्नमेंट को क्या करेगा जी? 2,000 रुपीज देगा। समझ में आया? मेरी बात का जवाब देना, मैं इंतजार कर रहा हूं। गवर्नमेंट को टैक्स कौन पे कर रहा है? फर्स्ट, गवर्नमेंट को टैक्स कौन पे कर रहा है? किसने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया? सप्लायर ने या रेसिपिएंट ने? गवर्नमेंट को टैक्स कौन पे कर रहा है? जल्दी फटाफट। यस, मनीषा ने बिल्कुल सही लिखा, सप्लायर। तो सप्लायर ने गवर्नमेंट को 2,000 रुपीज का अमाउंट पे किया। किसने पे किया? सप्लायर ने। लेकिन क्या सप्लायर की पॉकेट से गया? क्या सप्लायर की पॉकेट से गया? नहीं। जो रेसिपिएंट ने 2,000 रुपीज दिया था, वो सप्लायर ने गवर्नमेंट को उसमें से, क्योंकि रेसिपिएंट ने सप्लायर को कितना दिया था? 14,000 रुपीज। और आउट ऑफ 14,000 2,000 रुपीज का अमाउंट टैक्स था। तो सप्लायर ने 2,000 रुपीज क्या किया? क्या किया रे? गवर्नमेंट को पे किया। तो टैक्स कौन दे रहा है जी? सप्लायर। सप्लायर। लेकिन किसकी जेब से लगा? किसकी पॉकेट से लगा? रेसिपिएंट की। तो कोई बता सकता है तुम में से कि ये डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स? जल्दी से फटाफट। इसे डायरेक्ट टैक्स बोला जाएगा या इनडायरेक्ट टैक्स?
जल्दी फटाफट फटाफट, अंजू मनीषा जल्दी जल्दी, बाकी बच्चे फटाफट। अंजू ने लिखा टैक्स, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं, जल्दी 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 फटाफट फटाफट। मनीषा का भी जवाब आया इनडायरेक्ट टैक्स। बाकी विपड़ा, ये बाकी बच्चे कहाँ चले गए, जल्दी फटाफट आओ, जाने का नहीं, अभी तो मजा स्टार्ट हुआ है। यदि आप 10 से 15 दिन मेरी क्लास अटेंड कर लोगे ना, तो उसके बाद आपको टैक्स से प्यार होने वाला है, कंफर्म। आई लव टैक्स, बता रहा हूं मैं। यू विल आल्सो स्टार्ट लविंग द टैक्स, बहुत प्यारा सब्जेक्ट। सर ये इनडायरेक्ट टैक्स है। टैक्स टैक्स सप्लायर ने गवर्नमेंट को दिया, टैक्स सप्लायर ने गवर्नमेंट को दिया, लेकिन सर ये रेसिपिएंट की जेब से लगा, क्योंकि रेसिपिएंट ने जो 14,000 रुपीज का जो अमाउंट दिया था, उस 14,000 में ही 2,000 रुपीज का अमाउंट टैक्स था, और वो 2,000 रुपीज का अमाउंट सप्लायर ने गवर्नमेंट को दिया। पे किया सप्लायर ने, लेकिन इनकर्ड किसने किया, बर्डन किसने बियर किया, दैट इज रेसिपिएंट ने। द बर्डन इज शिफ्टेड। टैक्स पे कौन कर रहा है, सप्लायर, लेकिन जो टैक्स का जो बर्डन है वो बोन किसने किया, बर्डन बियर किसने किया, रेसिपिएंट ने। तो द बर्डन ऑफ टैक्स इज शिफ्टेड फ्रॉम द सप्लायर टू रेसिपिएंट। तो क्या बोलते हैं इसे अपन, इनडायरेक्ट टैक्स। क्या बोलते हैं इसे अपन, आईडीटी, इनडायरेक्ट टैक्स। वेरी गुड। ये कौन है जी, जल्दी बताओ जी। प्राची, पायल, बाकी बच्चे जल्दी अप्लाई नहीं करते, अब अंजू रिप्लाई करती है, बाकी बच्चे जल्दी जल्दी फटाफट। कौन है जी, बिजनेसमैन। कौन है जी, बिजनेसमैन। ये बिजनेसमैन कमाता है, इनकम है, और इनकम पे क्या करता है, इनकम टैक्स पे करता है, किसे, गवर्नमेंट को। किसकी इनकम, बिजनेसमैन की इनकम, उस पर टैक्स कौन पे कर रहा है, बिजनेसमैन। इनकम भी किसकी, इनकम भी किसकी, बिजनेसमैन की। पे भी कौन कर रहा है, बिजनेसमैन। और टैक्स का बर्डन भी कौन बियर करेगा, टैक्स का बर्डन भी कौन बियर करेगा, बिजनेसमैन। क्या बर्डन शिफ्ट हुआ, नहीं। तो जहां टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं होता, जहां टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं होता, दैट इज अ डायरेक्ट टैक्स। समझ में आ रही है बेटा, बहुत मजा आ होगा। आई लव इनकम टैक्स, आई लव टैक्स। समझ में आया बेटा। तो वैसे भी आप लोगों को ऑलरेडी पता है, लेकिन थोड़ा सा मैंने पहले ही बोला कि एक बार में आइडिया लेना होगा। तो यस, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस हमें क्लियर हो गया कि इनडायरेक्ट टैक्सेस की हम जब बात करेंगे, चाहे जीएसटी की बात करो या कस्टम की बात करो, तो पेमेंट करने वाला बंदा और जो बर्डन बियर करेगा, दोनों अलग अलग होंगे। लेकिन जब इनकम टैक्स की बात करेंगे, तो पेमेंट करने वाला बंदा जो पेयर होगा और जो बर्डन बियर करेगा, दोनों एक ही होंगे। पेयर और जो बर्डन बियर करेगा, दोनों अलग अलग नहीं होंगे, दोनों एक ही होंगे। द बर्डन ऑफ टैक्स इज नॉट शिफ्टेड, द बर्डन ऑफ टैक्स इज नॉट शिफ्टेड। जो पर्सन पे करेगा वही टैक्स के बर्डन को बियर करेगा। समझ में आई बात सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मजा आ रहा है, वेरी गुड। थोड़ी सी बात हम और करते हैं। यस, मैंने तुम्हें पहले बता दिया है कि यस यस यस, हम जीएसटी पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले जीएसटी। तो मैं जीएसटी स्टार्ट करूं, कोई बताएगा तो में से कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, या रिप्लाई, जीएसटी का फुल फॉर्म, या रिप्लाई फास्ट। या मनीषा ने सबसे पहले रिप्लाई किया, दैट इज द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कोई तुम में से ये बता सकता है कि ये जीएसटी कब आया,
व्हेन जीएसटी केम टू द फोर्स, ये जीएसटी इफेक्टिव कब हुआ, ये जीएसटी आया कब इस धरातल पर, इस इंडिया में कब आया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। या रिप्लाई फास्ट, मैं वेट कर रहा हूं, जल्दी जल्दी फटाफट। 1 जुलाई, पायल, मनीषा, अंजू, ये सब रिप्लाई कर रहे हैं 1 जुलाई 2017। वेरी गुड। बाकी बच्चे यार तुम भी जल्दी रिप्लाई किया करो यार, फिर तुम लोग रिप्लाई करते हो तो मुझे भी अच्छा लगता है, एनर्जी आती है ना। तो इसका मतलब ये हुआ सर, क्या इंडिया में 1 जुलाई 2017 से पहले क्या कोई टैक्स नहीं था? वाह सर, कोई वसूली नहीं होती थी, क्योंकि आपने बोला ना जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी है और कस्टम है, और आपने भी बताया कि जीएसटी आया 1 जुलाई 2017। इसका मतलब 1 जुलाई 2017 से पहले क्या थी? पार्टी, नो टैक्सेस। तुम्हें क्या लगता है ऐसा होगा? नो, पहले भी टैक्सेस थे। जब पहले टैक्सेस थे तो फिर जीएसटी क्यों आया? वापस से क्यों सुना? यदि टैक्स पहले भी लग रहे थे तो उन सारे टैक्सेस को क्यों हटा रहे, क्यों ला रहे जीएसटी? कोई तो रीजन होगा। तो क्या प्रॉब्लम थी? बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बेसिक आइडिया देंगे, क्योंकि ये प्रोफेशनल के एग्जाम के पॉइंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नॉलेज के लिए हम एक आइडिया जोड़ लेंगे, लेकिन एग्जाम पॉइंट से इतना फाइनल में नहीं आता, ये एग्जीक्यूटिव लेवल पे ही आ जाता है। लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए ना, यस होना तो चाहिए। तो क्या था? पहले हर एक्टिविटी पे अलग अलग टैक्स लगता, जैसे कि आपने मोबाइल बनाया, मोबाइल बनाया तो मोबाइल बनाने की मैन्युफैक्चरिंग पे अलग टैक्स। जब मोबाइल बनेगा तो बना के थोड़ी काम होगा, बना के क्या करेगा? बेचेगा। तो बेचने पर, सेल करने पर क्या लगेगा? सेल टैक्स लग जाएगा। और यदि आपने कोई सर्विसेज यदि प्रोवाइड की तो सर्विस अलग थी, सर्विस टैक्स लगता था। फिर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया तो कस्टम ड्यूटी एप्लीकेबल थी, वो अभी भी, वो अभी भी। अब यदि अल्कोहलिक लिकर यदि हम बनाते थे, पहले की बात बता रहा हूं, ओल्ड की बात बता रहा हूं, कब की बात बता रहा हूं? बिफोर 1 जुलाई 2017 से पहले की बात बता रहा हूं कि 1 जुलाई 2017 से पहले इंडिया में क्या होता था? अल्कोहलिक लिकर यदि कोई दारू यदि बनाता था तो दारू बनने पर ड्यूटी तो लगती थी, लेकिन स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती थी अल्कोहलिक लिकर मैन्युफैक्चरिंग करने पर, and this is collected or levied by the state government। और दारू के अलावा, किसके अलावा? अल्कोहलिक लिकर के अलावा यदि कोई भी प्रोडक्ट यदि मैन्युफैक्चर होता है, बनता था, अभी भी बनते हैं, तो अब तो पता ही जीएसटी है, लेकिन क्या क्या जीएसटी में इंक्लूड होगा सब बता। तो अदर देन अल्कोहलिक लिकर, दारू के अलावा क्या बनेगा? मोबाइल, टेलीविजन, लैपटॉप, बोटल्स, कैमकोर्डर, एसी, क्लॉथ। तो मींस अल्कोहलिक लिकर, दारू के अलावा जो भी प्रोडक्ट पहले मैन्युफैक्चरिंग होते थे उनके ऊपर भी एक्साइज ड्यूटी एप्लीकेबल होती थी, लेकिन कौन सी? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लिवाइड होती थी और इम्पोज्ड होती थी और कलेक्टेड होती थी, और जब नाम ही इंडिकेट करता है सेंट्रल, तो ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता था ये टैक्स। सेल करने पर या तो विद इन द स्टेट माल बिकेगा, या टू स्टेट के बीच में, जयपुर टू मुंबई या जयपुर टू अजमेर, तो जयपुर टू अजमेर हुआ इंट्रा स्टेट, जयपुर अजमेर रास्ता, तो ये हुआ इंट्रा। और जयपुर टू मुंबई, जयपुर टू पुणे, ये क्या हुआ? इंटर स्टेट। तो यदि मुंबई टू पुणे हुआ, क्या हुआ? मुंबई से यदि पुणे यदि कोई माल जाता है तो बताओ क्या होगा? इंट्रा होगा या इंटर होगा? सर मुंबई और पुणे कहाँ है ये? सर ऑब्वियसली विद इन द स्टेट है, तो विद इन द स्टेट है मतलब इंट्रा स्टेट। तो इंट्रा स्टेट पे लगता था वीएटी, वैल्यू टैक्स, और इंटर स्टेट पे लगता था सीएसटी, सेंट्रल सेल टैक्स।
समझ में आया कि नहीं आया? और सर्विस पे लगता था सर्विस टैक्स, सर्विस पे लगता था सर्विस टैक्स, राइट। और कस्टम ड्यूटी पे लगता था दैट इज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। जब भी कोई गुड्स इंपोर्ट होगा या एक्सपोर्ट होगा उसके ऊपर लगती थी कस्टम ड्यूटी। और भी बहुत सारे टैक्सेस लगते थे लाइक एंट्री टैक्सेस, ऑक्ट्रॉय, एंटरटेनमेंट टैक्सेस। सब बहुत डिटेल में नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैं बड़े आइडिया से दे रहा हूँ, क्योंकि ये लगता था। तो हम क्यों पोस्टमार्टम करें? तो इसलिए मैं थोड़ा सा पोस्टमार्टम अवॉइड कर, जितना रेलिवेंट है उसी बात का मैं पोस्टमार्टम करूंगा, राइट। तो ये जितने भी टैक्सेस हैं ये थे 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 तो इनमें प्रॉब्लम थी मल्टीपल टैक्सेस, नंबर ऑफ टैक्सेस, बहुत सारे टैक्सेस लग गए। क्या लग गए? बहुत सारे टैक्सेस इंपोज हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं माल बनाता हूं, मैं क्या करता हूं, टीवी बनाता हूं, मैं मोबाइल बनाता हूं। तो जब मैंने मोबाइल बनाया एक्साइज ड्यूटी लगेगी, तो एक्साइज ड्यूटी मोबाइल बनाने पर लगी। अब मैं मोबाइल बना के बेचूंगा भी, तो जब मोबाइल बनाकर बेचूंगा तो एक्साइज ड्यूटी पर भी तो सेल टैक्स लग गया ना, क्योंकि पहले मोबाइल बना और बनने के बाद बिका। तो इसका मतलब नंबर ऑफ टैक्सेस, मुझे एक्साइज ड्यूटी भी पे करनी क्योंकि पहले मोबाइल बनाता हूं, फिर बनाकर मैं क्या करता हूं, बेचता हूं। मुझे एक्साइज ड्यूटी भी पे करनी है और मुझे सेल टैक्स भी पे करना है। तो नंबर ऑफ टैक्सेस, कंप्लायंस बढ़ गया और कैस्केडिंग इफेक्ट, टैक्स ऑन टैक्स। क्या बेटा? cascading effect mean tax on tax। क्योंकि जब आप मोबाइल बनाकर बेचते थे तो आप सेल टैक्स पे करते थे। सेल टैक्स एक्साइज ड्यूटी के अमाउंट पर भी लगता था। यदि वैल्यू पर सेल टैक्स लगे तो समझ में आता है, लेकिन एक्साइज ड्यूटी पर भी लगता था। एक्साइज ड्यूटी भी टैक्स और सेल टैक्स भी टैक्स, तो टैक्स ऑन टैक्स। मैं बहुत डिटेल में नहीं ले रहा हूं क्योंकि पहले था, ये प्रॉब्लम थी। तो ये बेसिक आइडिया देके निकल जाएंगे क्योंकि हम जीएसटी का पोस्टमार्टम करेंगे जो अब एप्लीकेबल है। ये आइडिया दे रहा हूं, पता तो होना चाहिए थोड़ा बहुत, चाहे ऊपरी ऊपरी बताओ लेकिन आइडिया होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इनमें से ये जो अल्कोहलिक लिकर है ना, ये अभी भी एप्लीकेबल है। कस्टम ड्यूटी नहीं, बाकी इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी वाला जो कंसेप्ट है, मैन्युफैक्चरिंग पे जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है, सेल टैक्सेस है, सर्विस टैक्स है, और जो एंट्री, ऑक्ट्रॉय, एंटरटेनमेंट एंड एनी अदर टैक्सेस लाइक टैक्स ऑन लॉटरी, बैटिंग और बहुत सारे टैक्सेस मिला के क्या किया टोटल। अब मैं डिटेल में बताऊंगी, तो मैंने समझाने के लिए बाइफरकेट किया था। टोटल जो नंबर ऑफ टैक्सेस है पता है कितने? 70। बोलो मेरे साथ, कितने कितने? 17। क्या 17? इन 17 टैक्सेस को खत्म करके आया जीएसटी इस धरती पर। कितने टैक्सेस बेटा? 17। कितने टैक्सेस? 17। तो सेंट्रल और स्टेट के टोटल 17 टैक्सेस को रिपील कर बना जीएसटी, वन टैक्स। Before 1st July 2017, before 1st July 2017, सेंट्रल टैक्सेस में था सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। स्टेट एक्साइज ड्यूटी की बात नहीं करता, वो वैसे भी स्टेट टैक्सेस में आएगा और नहीं आएगा। वो मैंने तुम्हें पहले ही क्लियर कर दिया ना बेटा। क्या किया पहले ही मैं बता चुका हूं ना, पहले ही बता चुका हूं कि ये नहीं, ये नहीं और ये भी नहीं। बाकी जितने भी आपके टैक्सेस है जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, लाइक एंट्री, ऑक्ट्रॉय, एंटरटेनमेंट, ये जितने भी टैक्सेस हैं, टैक्सेस ऑन लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, टैक्सेस ऑन एडवर्टाइजमेंट, सर्विस टैक्स, सेल टैक्स, ये सब टैक्सेस मर्ज हुए। क्या बना दिया उन्होंने? जीएसटी बना दिया, एक नया लॉ बना दिया। इन सारे टैक्सेस को रिमूव कर, इन सारे टैक्सेस को खत्म कर। कौन कौन से टैक्सेस में? बिफोर 1st July 2017 मैंने बताया सेंट्रल टैक्सेस में
Number 1, central excise duty. Number 2, duties of excise, medicinal and toilet preparations. Third one is additional duty of excise on GSI, goods of special importance. Fourth, additional duty of excise on textile and textile products. पॉइंट नंबर 5, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स, हम प्यार से बुलाते हैं CVD. इंपोर्ट करने पर जो BCD लगता है वो मर्ज नहीं हुआ, वो अभी भी है, पहले भी था. कस्टम ड्यूटी BCD पहले भी था, अभी भी. एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स कौन सी बेटा? एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स सेक्शन 3(1). Additional duty of customs section 3 subsection 5, that is the special additional duty, जिसे हम प्यार से बुलाते हैं स्पेशल CVD. Now सर्विस टैक्स, as we know, सेंट्रल सेल टैक्स मैंने बता ही दिया. सेंट्रल सरचार्ज एंड सेज कितने 9. ये 9 सेंट्रल टैक्स. कितने? ये 9 सेंट्रल टैक्स और 8 9 तो हुए आपके सेंट्रल टैक्स और 8 हुए आपके स्टेट टैक्स. स्टेट टैक्स में कौन कौन से? नंबर 1, वैल्यू एडेड टैक्स, मैंने बताया था पहले वाली स्लाइड में. पहला क्या हुआ? वैल्यू एडेड टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्सेस, एंटरटेनमेंट और अम्यूजमेंट टैक्स. यदि लोकल बॉडीज के द्वारा इम्पोज नहीं. टैक्सेस ऑन एडवर्टाइजमेंट, परचेज टैक्स, tax on lottery, betting and gambling, and last one is a state surcharge and sales. तो ये 9 सेंट्रल टैक्स और ये 8 स्टेट टैक्स, ये सब क्या हो गए? ध्यान से देखो बेटा. खत्म with effect from 1 July 2017. और 1 July 2017 से कौन आया? GST बाबा. क्यों आया? सर टैक्सेस पे टैक्सेस लगता था, मल्टीपल टैक्सेस थे. नाउ सिंगल टैक्स. क्या? अब एक ही टैक्स लगेगा. तुम्हें पता भी होगा 1 जुलाई 2017 जब GST आया तो एक स्लोगन भी चलता था, 1 नेशन 1 टैक्स. ध्यान है बेटा. जब कंट्री एक ही है, 1 नेशन 1 टैक्स. जब भारत एक 1 कंट्री, तो टैक्सेस भी इतने मल्टीपल टैक्सेस क्यों? तो इन सारे मल्टीपल टैक्सेस को एवरेज खत्म कर दिया गया. अब ये टैक्सेस जो मैंने अभी बताए 17 टैक्सेस, अब ये 17 टैक्सेस नहीं, अब इनकी जगह एक ही टैक्स लगता है. कब से? विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017. क्या नाम है इसका? GST. और क्या पर्पस है इसका? इसका पर्पस बिल्कुल क्लियर है, टू रिमूव कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स. टैक्स पर टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि जब एक ही टैक्स लगेगा, तो टैक्स पर टैक्स नहीं लगेगा जो पहले हुआ करता था. अपना टाइम भी हो गया, तो अब और ज्यादा अपन लेंगे नहीं. तो यदि आपको फर्दर डिटेल्स लेनी हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं. अब GST आज की जो क्लास में जो बताया वो बेसिकली बहुत जनरल इंफॉर्मेशन मैंने दी. अब हम कल से डिटेल में पढ़ेंगे ये GST क्या बना है. बहुत मजा आने वाला है. तो हम कल मिलेंगे. जब तक बाय टू